बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहिए था, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ जानने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है। वो मुश्किल जिसका हमें सामना था, जिनका काम था उन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर आपको कुछ ऐसे मैयज़ लेने पड़े कि खुद साख्ता तौर पर स्मॉग को कम करने के लिए आप जो कोशिश कर सकते थे स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में, वो करने का जो है वो डिसीजन लिया गया। लेकिन क्योंकि अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह ताला ने अपना करम किया, बारिश हुई और अब स्मॉग की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज का अगर कंपैरिजन किया जाए, कल जिस तरह से शदीद स्मॉग थी और बाहर आबो हवा आलूदा थी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, बाहर आबो हवा में सांस लेते हुए आप अच्छी खासी स्मेल सी एक महसूस हो रही थी, और आज फिज़ा बिल्कुल साफ साफ है और आज आपको हर चीज़ जो है हर तरफ पौधे दरख्त साफ़ सुथरे और धुले नज़र आ रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। एक इस बात पे कि उसने हमें बहुत सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी, दूसरा इसलिए कि ये जो बड़ी मुश्किल थी अल्लाह ताला ने इसका हमें हल निकाल दिया। हमने ख़बरों की तरफ भी आना है और ख़बरें अब क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की खबर है, अब क्या होगा, जो लोग परेशान थे उनकी शायद अल्लाह ताला ने सुन ली है। बहुत सारी ताजिर बिरादरी कारोबारी लोग परेशान थे, तो शायद अल्लाह ताला ने उनकी दुआई सुन ली है। हमने अपनी खबरों की तरफ भी आना है और इसके साथ साथ हमारे मेहमान हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे। जुमे का दिन है, आप सब लोगों से गुजारिश ये है अपनी दुआओं में अपने मुल्क को याद रखें, हम सबको याद रखें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं टॉप स्टोरी से। पहली खबर क्या है जी, स्मॉग से शहर धुंधला गया। अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, अब देखें क्या होता है। अवामी खिदमत का मिशन, 3 अस्पतालों में मुसलसल काम का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर के ओपन मार्केट में आटा 100 रुपए महंगा, दर्जनों यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं। और खवातीन पुलिस एहलकारों के लिए भी अच्छी खबर है जो आज के शो में शामिल करेंगे। इसके बाद शायद आयशा ने कहना है कि मेरे लिए भी स्कूटी होनी चाहिए, खवातीन पुलिस एहलकारों को मिल रही है तो आपको क्यों ना मिले। खैर, हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इरफान मलिक और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने बड़ी स्पेसिफिक रखी हैं और वाजे रखी हैं। अल्लाह ताला कहता है कि कुछ आपके प्लान्स हैं और कुछ मेरे प्लान्स हैं, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहता है। दुर्रे नायाब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, पहली खबर का मैं जिक्र कर रही हूँ। देखिए जी, आपने तो वही बात की ना कि आपने एक प्लान बनाया, बहुत अच्छी नीयत के साथ, हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने भी एक बेहतर प्लान बनाया था, क्योंकि सांस लेना महाल हो चुका था और हम आलूदा तरीन शहरों की तरफ। आपको पता है कल मैं बड़ा नोटिस कर रही थी, हमारे चैनल पे मुसलसल चल रहा था अस्पतालों में नाक कान गला से मुतासिर लोग आ रहे, और कल फिर यही हुआ कि जब ये तो अल्लाह ताला का प्लान किसी को नहीं पता था, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ बारिश का, उसके बाद ये बड़ा एक्सपेक्टेड था कि बारिश जो है वो लाहौर की तरफ भी रुख करेगी, लेकिन जो है उस तरह से ना बरस सके। लेकिन बारिश तो ऐसी बरसी है कि रात से जो है अब तक वो थमने का नाम नहीं ले रही, और ये बड़ा जरूरी था। मैं ये कहता हूँ कि कुदरती हेल्प से जो होती है उसके अलावा वही कह के हम लोग अब इस सिचुएशन में थे कि इदारे जितना मर्जी अपना काम कर लेते, आप स्मार्ट लॉकडाउन भी कर देते ना। आपके पास पैसे नहीं है, आप मसनूई बारिश करेंगे, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इतना फंड ही नहीं कि आप मसनूई बारिश करेंगे, जिस तरह दुबई में या किसी जगहों पे किया जाता है। आप उसके अलावा किस तरीके से पूरी दुनिया को, पूरे शहर को, पूरे पंजाब को इस चीज़ पर लगा देंगे, वो छिड़काव करना शुरू कर दें। आप एक नेचुरल रिसोर्स का भी इतना ज़ाया करेंगे, जो पानी कीमती है वो भी आप ज़ाया करेंगे। तो कुदरत की जो हेल्प है ना वो हमेशा बहुत बड़ी होती है, और कुदरत ने आपके ना आज हेल्प की है। मेरा तो ये ख्याल है, और इरफान भी, हम ये प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत को थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। अब स्मोक के हालात बेहतर हो गए हैं, और जो कारोबारी तबके पर थोड़ी सी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी थी उन्होंने स्मोक की वजह से, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए। वैसे लाजमी होगा, क्योंकि जिस चीज़ को जवाज़ बनाकर ये फैसला किया गया था, अगर अब वो मसला ही नहीं है तो आई थिंक सो कि होगा, शायद थोड़ा सा वेट करें। वैसे भी फैसला करते करते कई नोटिफिकेशन तो रिपीट हुए हैं। हाँ, बिल्कुल तो अगर वो फैसला साजी में इतनी रिपीटेशन हो सकती है, हाँ, तो अब भी नजरसानी करनी बिल्कुल ऐसे है। जी इरफान, देखिए आगाज इससे करेंगे कि बिल्कुल नियतों पे बिल्कुल सही कहा कि लोगों को इस वबा से बचाना, इस आफत से बचाना,
तो आफत जो है वो डिक्लेयर किया गया क्योंकि जिस तरह के हालात हो गए थे, जैसे आपने जिक्र किया कि हवा के अंदर जो है वो बाकायदा एक स्मेल थी सांस से, गले ख़राब हो रहे हैं, आंखें की बातें हो रही हैं, लोगों के बहुत इशूज़ आ रहे हैं, बुखार की रेशो बहुत बढ़ चुकी है, हर घर में आपको ऐसा पेशेंट नज़र आ रहा है और उसकी वजह ये सगाई एलर्जी थी। आपने इसके ऊपर सब लोगों ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की लेकिन ना हो सका, और क्योंकि नीयत थी तो अल्लाह पाक ने इससे मदद की। बारिश के बाद अब अगर हालात देखें बाहर तो मैं अंदर सफर करता हूँ, हर चीज़ धुली हुई नज़र आ रही है, खिली नजर आ बिल्कुल रही है। ऐसे फिजा बड़ी खुशगवार थी और खुशबू थी, हाँ ऐसे ही है। मट्टी की खुशबू थी। सुबह जब नमाज के वक्त था तो उस वक्त जो देखा कि मट्टी की खुशबू आ रही थी क्योंकि उस वक्त बारिश का आगाज़ हुआ था। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि जहाँ पे अल्लाह पाक की मदद हो गई, उसके बाद हालात जो हैं वो अब काफ़ी बेहतर हैं। और जो लॉकडाउन था जिससे वाकई कारोबारी जो हजरात थे वो काफ़ी परेशान थे। थे। आपके सामने पीक सीजन है ना, शादियों का सीजन है। सीजन के अलावा आप हर एक शख्स की जो बाइंग कैपेसिटी है या सेलिंग कैपेसिटी है उसको अगर मद्देनजर रखें, कारोबारी हालात को मद्देनजर रखें, तो इसमें कोई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि 4 दिन के लिए आप जो है वो अपनी शॉप बंद कर दें। जब ये लॉकडाउन का आगाज़ किया गया तो उस वक्त पुलिस की तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट किया गया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि हफ्ता और इतवार जो है ये मार्केट बंद की जाएगी। पुलिस जो क्योंकि ओवर एफिशिएंसी भी दिखाती है, पुलिस की जानिब से ये मैसेज सर्कुलेट किया गया कि माज़रत इरफान साहब, मुझे इमरजेंसी ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, खबर हमारे पास क्या है? 3 अस्पतालों और न्यू एंट्रीज हॉस्टल और शादरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट का 5 घंटे तक तवील दौरा किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि आपके सीएम जो है, अच्छा लोग हमसे पूछते हैं कि इनको और कोई काम नहीं है, इनकी कोई मसरूफियात नहीं है, फैमिली नहीं है। एक्चुअली मेरे से कल कोई ये पूछ रहा था चीज़ें, और मैंने कहा सब लोगों की फैमिली होती है। अच्छा, हम लोग भी दुरे नायाब दफ्तर में आते हैं तो ध्यान ये लगा होता है, अच्छा घर जाना है, अब ये करना है, अब ये करना है। वाकई सम टाइम कल मैं भी सोच रही थी कि फैमिली के साथ कितना टाइम ये स्पेंड करते होंगे। आपके फैमिली फंक्शन होते हैं, फैमिली इवेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ जाता है। तो सीएम साहब तो कहीं नहीं जाते मेरे ख्याल से। इसमें क्यों जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। आपको अभी शक है कोई? आप 2 दिन से तो हमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। मैं वही कह रही हूँ, 2-3 दिन से इतना एक्टिव है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे, लेकिन ना वो हर जगह जाते हैं। देखेंगे रात को, बल्कि अर्ली जो मॉर्निंग वो लेट नाइट गए, इज्तिमा राइविंग के उस पर भी गए, वहाँ पे भी पहुँचे, वहाँ पे भी उन्होंने पूरा टाइम दिया, उनसे मुलाकातें की जो वहाँ पे मुंतज़मीन थे, दुआ भी मुल्क कौम के लिए की, सारे इवेंट्स किए ना। और फिर कई जगह पे वो शादियों पे, किसी जगह पे मिलने मिलाने पे, खुशी गमी पे भी पहुँचते हैं। उसके बाद फैमिली में भी टाइम देते हैं, अपना एक मैनेज करते हैं, किसी तरीके से करते हैं। और ये ऐसी बात नहीं कि वो रोज घर ही नहीं जाते, ये कैसे हो सकता है? हालात ये तो जिस तरह से हमें हॉस्पिटल्स में देख लें, हर रोज आप हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा रहे हैं, शहर में जो तामीराती काम हो रहे हैं वहाँ पर भी सारा कुछ हो रहा है। खैर चलें जी, हम माशाल्लाह भी कहते हैं और हिम्मत को सलाम भी पेश करते हैं। इरफान, हम बात कर लेते हैं शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का 5 घंटे तवील उन्होंने दौरा किया है, तो अच्छी खासी वो दुरे ने आप बताएंगे क्लास भी लगाई होगी, क्योंकि मैं कल देख रही थी सारी चीज़ें, वो टेक्निकली समझ भी रहे थे वहाँ। देखिए वहाँ पे जो हुआ वो तो दुरे भाई आपको बताएंगे क्योंकि वो ये साथ थे, लेकिन मैं जो आपको चीज़ बताने लगा हूँ कि आप जब भी कोई काम करें, अगर आप उसको ऑनरशिप ले लें उसकी कि मैंने इसको बेहतर करना है, मेरे वजह से अगर ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो मैं इसको करूं, लाहौर मेरा है, पंजाब मेरा है और हर ज़िला मेरा है। तो इस तरह अगर कोई भी काम करेगा तो जिस तरह के इन्होंने पैरामीटर सेट कर दिए हैं वज़ीर आला पंजाब के, कि वज़ीर आला पंजाब इस तरह भी काम कर सकता है। ये कहने में वज़ीर तो आला हमें पंजाब कोई वो नहीं होगा कि इस तरह की मिसाल पहले थी भी नहीं। मैं वही कहने लगा था कि हमारे पास वज़ीर आला पंजाब जो थे उस्मान बुज़दार भी थे, हमारे पास और भी बड़े ऐसे वज़ीर आला पंजाब बड़ी बात है, आपने उनको भी लिस्ट में शामिल कर लिस्ट में शामिल किया। वो इस वजह से जो स्विमिंग पूल जाते थे वो हाँ, मैं अक्सर हर शाम को वो स्विमिंग पूल जाते थे। वो वहाँ पे अपने देखें, यही चीज़ें हैं कि आपने प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपने अपने लिए काम करना है या आपने सूबे के लिए काम करना है या अवाम के लिए काम करना है। यहाँ पे जो पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं, ये अब कोई भी आएगा, ये तो निगरान सेटअप है, अब कोई भी आएगा
मुस्तकिल अगर कोई वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे लगता है या कोई भी सीट के ऊपर आता है, तो उसको इन पैरामीटर्स को मैच करना ये काफ़ी उसके लिए टफ टाइम होगा, चैलेंज होगा कि अगर वो इसको मीट करेगा तो मेरे ख्याल में अवाम जो है उसके दिलों में बस सकेगा। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब चंद ही अरसे, थोड़े से अरसे में उन्होंने लोगों मैंने के तो दिलों स्कूल में के बच्चों का फीडबैक देखा है, जो उनके चेहरों पे खुशी थी, जिस तरह वो थैंक यू बोल रहे थे। यकीन माने मरीज जिस तरह से जहाँ कहीं सीएम साहब जाते हैं ऐसे लपक जाते हैं कि बस हमारे पास कोई मसीहा आ गया और हम अपना मसला सुना दें। दुनिया में 5 घंटे का दौरा क्या, मुझे इसका हवाल बताइएगा। अच्छा, उससे पहले मैं कहता हूँ वज़ीर आला बहुत ज़्यादा जो है ना वो पब्लिक फ्रेंडली हैं, ठीक है। और शाम के बाद जब बाकी वज़ीर जो हमारे पुराने माजी के वज़ीर आला थे वो जब गोशा नशीनी में जाते थे तो उसके बाद मैं अक्सर कहता था कि हमारे वज़ीर आला जो उस वक्त थे, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब थे, बुज़दार साहब थे, कोई भी थे, मैं कहता था कि एरोप्लेन मूड में चले गए, ठीक है ना। अब इन्होंने जो है ना मुश्किल है। लेकिन हमारे वज़ीर आला जो सब मोहसिन साहब हैं, ये शाम के बाद अवामी हो जाते हैं, ठीक है ना। और अक्सर सिक्योरिटी वाले भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें बहुत सी जगह रिस्की भी फील होता है, लेकिन मोहसिन साहब ये कहते हैं कि मुझे पब्लिक इशू, जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट के इशू मुझे वहाँ लेके जाएं और एट एनी कॉस्ट। और फिर जाते जाते बहुत सारी जगहों पे इमरजेंसी ब्रेक भी लगा के उतर के वो वहीं पे हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। तो कल का ये तो दिन बहुत हेक्टिक था, क्योंकि कल सुबह शादरा से स्टार्ट किया उन्होंने, जाना उन्होंने हजूरी बाग था। अच्छा, उससे पहले कोई प्लान नहीं था, जाना उन्होंने हजूरी बाग था। हजूरी बाग के साथ उन्होंने मज़ार इकबाल पे हाज़िरी देनी थी, वहाँ पे दुआ पढ़नी थी, फातिहा करनी थी, वो कर लिया। उसके बाद अचानक गाड़ियाँ जो है ना फिर शादरा से स्टार्ट हुई हैं, शादरा हॉस्पिटल। अच्छा, ये भी एक सीएम होते हैं, उनका प्लान होता है, उसको उन्होंने फॉलो करना किसी को होता है, नहीं पता प्रोटोकॉल होता है, हाँ। ये चीज वो चीज, उन्होंने ये कहा जी बस रास्ते में डिसाइड हो रहा है कहाँ जाना। उन्होंने कहा जी शादरा प्रोजेक्ट जाना है, सारे शादरा प्रोजेक्ट पे अलर्ट हो गए। जिसने किसी को फोन करना था, मुखबरी करनी थी, कर दी। वो शादरा प्रोजेक्ट नहीं गए, वो सीधा शादरा हॉस्पिटल चले गए। अच्छा। और वहाँ पे अंदाजा हालत ये थी कि ना एमएस था, ना ड्यूटी डॉक्टर था, ना वो तो उधर जा रहे थे, ना कोई डॉक्टर था। अच्छा, इस चीज में वो इतना वो परेशान हुए कि यार मतलब कि एमएस ही नहीं है। चलो एमएस तो नहीं है ड्यूटी पे, क्योंकि एमएस का तो मस्ट है ना, एमएस तो अपनी स्टाफ ड्यूटी छोड़ नहीं सकता है, उसने तो सुपरवाइज करना होता है। सही। रूटीन के डॉक्टर्स भी बहुत सारे गैर हाजिर थे। अंदाजा हालत ये थी कि वहाँ पे ना अद्वियात थी, ना लोगों को कोई, आम लोग बेड्स पे पड़े, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, वो अपना खुद ही मास्क लगा के ना पेशेंट वो नेबुलाइज कर रहा था, मशीन चला रहा था। अच्छा, वहाँ पे अब सीएम साहब, तो अब आपको पता है सीएम ना भी हो, कोई इंसान भी हो, तो वो भी कह के ये कहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। आप भी कोई हैसियत नहीं रखती होंगी तो आप भी उस पर प्रोटेस्ट करेंगी, इरफान भी करेगा, मैं भी करूंगा, और हम कहेंगे यार ये तो कोई तरीका नहीं कि पेशेंट खुद ही नेबुलाइज कर रहा है अपने आप को, क्योंकि सांस के हॉस्पिटल जाने का फिर जवाब क्या है? आप दर्द दिल रखने वाला हर शख्स जो है इसको, अब देखें, अब वहाँ पे अगर लोगों को फारग ना करे, सस्पेंड ना करे, उनको घर ना भेजे जो घर से आना पसंद नहीं करते, तो क्या करे। लेकिन इन्होंने फिर भी तहम्मुल से उस चीज़ को बर्दाश्त किया। वहाँ पे फौरी तौर पे स्टाफ को बुला के पहले नेबुलाइज वाले लोगों को एकोमोडेट किया कि यार इनकी नेबुलाइजेशन की जाए। उसके बाद जो अद्वियात बाहर से आ रही थी, फौरी तौर पे अद्वियात जो है हॉस्पिटल के अंदर से प्रोवाइड की। फिर फार्मेसी गए, वहाँ पे जाके रिकॉर्ड स्टॉक चेक करके उनको अद्वियात दी, पूरी एडमिनिस्ट्रेटरशिप वहाँ पे करके फिर वो शादरा फ्लाईओवर गए। शादरा फ्लाईओवर पे भी उन्होंने एक एक सेगमेंट में ऊपर जाके, नीचे जाके, आगे जाके, पीछे जाके सारे उन्होंने देखे। उन्होंने कहा जी कि अब 17 के बाद इसका इफ्तिताह है, कोई दूसरा उज़र नहीं है, और अब 17 के बाद आपका शादरा फ्लाईओवर खुलने जा रहा है। एक तो चले वाह खुशखबरी थी। उसके बाद अब जब इजी हो रहे थे सारे, तो उन्होंने कहा जी म्यू हॉस्पिटल गाड़ी मोड़ने। अच्छा, म्यू हॉस्पिटल गए, कबीना साथ थी, ये बात नहीं है कि कोई नहीं था, किसी को नहीं पता था। म्यू हॉस्पिटल चले गए हैं, तो म्यू हॉस्पिटल के अंदर पहले वो सीधा ही घुसते एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे मतलब कि मैं भी कई दफ़ा म्यू हॉस्पिटल गया हूँ और मुझे नहीं पता था। एक रास्ता है जो म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी के आगे गेट बंद है, इरफान ने देखा होगा, और आगे वो मार्केट पे खुलता है, वो सड़क जो है कपड़ा मार्केट टाइप एक बनी हुई है, उसमें लंडा बाजार है, उसके लंडा बाजार है। उस गेट के साथ एक ऐसा कमरा था, मतलब कि इससे एक हिस्सा होगा वो बंद पड़ा था, उसका ताला खुलवाया तो अंदर सीटी स्कैन मशीन पड़ी थी। हाँ जी। उन्होंने कहा जी कब से बंद पड़ी है? उन्होंने कहा 2017 से बंद पड़ी है। 2017 से म्यू हॉस्पिटल में सीटी स्कैन ही नहीं हो रहा था। ठीक है जी। उन्होंने कहा वजह क्या हुई? उन्होंने कहा जी ये ख़राब हो गई थी, 25-30 इस पर सीटी स्कैन हुए, उसके बाद मशीन जवाब देगी। उसके बाद हमने कभी क्लेम ही नहीं किया, ना वारंटी की। अब वारंटी भी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, क्योंकि वारंटी तो साल 2 साल की होती है। बड़ा उस पर भी वो नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा जी मुझे आइंदा 2 महीने के अंदर, दिसंबर 31 के अंदर मैं यहाँ पे किसी न किसी की सीटी स्कैन करवाऊँगा, और इसमें कोई उज़र पेश नहीं है।
और अगर ना हुआ तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर साहब को अपना सीटी स्कैन हो अब जाएगा न्यू वहाँ पे। हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ ये सहूलत अब नहीं। ये कल मैसेज क्लियर हो गया कि अगर किसी अवामी किसी बंदे का सीटी स्कैन ना हुआ ना तो मैनेजमेंट का सीटी स्कैन सीएम ने कर देना है 31 दिसंबर को। अच्छा वो अनाउंस शुक्र किया, करें कोई ये चीजें नोटिस कर रहा है। अनाउंस किया, एमरजेंसी गए, एमरजेंसी के तमाम फैसले देखे कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस की थी वो ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके बाद 1861 का एक क्लॉक टावर बना हुआ है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था, मैं पहली दफ़ा गया, इरफान ने देखा, अभी ब्रेक में बताया कि ये गया हुआ है वहाँ पे। वो सारा उन्होंने देखा, सारे पूछा उन्होंने कि क्या वजह है, रेस्टोरेशन इसकी क्यों नहीं हो रही, इश्यूज़ क्या हैं। अंदर जब ताले खुलवाए तो अंदर फर्श उखड़े पड़े हैं, ऊपर से छतें गिरी हुई थी नीचे, और इतने खूबसूरत बड़े बड़े कदीमी हॉल जो हैं वो ज़ाया हो रहे थे। उन्होंने कहा जी इसकी रेस्टोरेशन 100% करें, रेस्टोरेशन करके इसको वार्ड्स में तब्दील करें, एमरजेंसी के इश्यूज़ जो भी आपके पास पोस्ट ऑपरेशन के बेड्स लगाने, जो भी करना है ना, आप इसको वेल यूटिलाइज करें। उसके बाद वो देखें वहां पहुंच रहे हैं जिनको खटारा करके नाकारा करके बंद कर दिया। उसके बाद वो ENT टावर गए जो पीछे है, उसके 5 या 7 फ्लोर थे, तो 5 से 7 फ्लोर उन्होंने देखे हैं, कोई फ्लोर ये नहीं है कि वो ना गए हो। फिर वापस बेसमेंट पे जब वो गए तो उन्होंने कहा जी बेसमेंट, उनके जी ताला लगा हुआ है, उनको तोड़ दें। कहते जी चाबी नहीं है, उन्होंने तोड़े, मैं खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ। ताला तोड़वा के नीचे गए हैं तो नीचे पानी जो था वो एक बंगला, बिल्कुल 1-1 फुट पानी, अगर फुटेज आप शायद दिखा रहे हो तो 1-1 फुट पानी था, पानी तैर रहा था ये। वहां कभी किसी ने जाने की जहमत ही नहीं की। और कूड़े के ढेर लगे हुए थे बेसमेंट में, पूरी बेसमेंट, पूरा एक बेसमेंट का फ्लोर जो कि हार्डली होगा 4-5 कनाल पे होगा, वो पूरा जाया जा रहा था। उसकी रेस्टोरेशन के फैसले हुए, सेक्रेटरी सारे साथ थे, उन्होंने कहा जी कि मैं अब दोबारा आऊँगा तो मुझे ये रेस्टोरेंट, कहते जी अब क्या करें। वहाँ लोगों ने कहा जी गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी बाहर लग चुकी थी, कहते कि नहीं। वहाँ से एक गेट खुलवाया और वो जो रोड कपड़ा मार्केट है जिसको मैं कहता हूँ, वो आगे 500 वाले बाजार में निकलती है, हाँ, उस सड़क को क्रॉस करके मैं पैदल चलना शुरू हो गया। पैदल चल के लेडी एचिसन घुस गए। अब लेडी एचिसन गए हैं, वहाँ किसी को नहीं पता था। लेडी एचिसन में पहले वो कहते जी कि सर वार्ड में नहीं, वार्ड में नहीं छोड़ें, लेफ्ट नहीं जाना, राइट जाना है। जहाँ उनकी आदत है कि जहाँ पे इंतजामिया लेके जा रही होती है ना, वो कहते कि नहीं वहाँ नहीं जाना, पहले कहीं और जाना है। वो राइट घुसे, वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। वहाँ पे उन्होंने थोड़े फैसले किए, जिस तरह भी सख्त लैंग्वेज बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन उनका देखना ही काफ़ी होता है। फिर दूसरी तरफ जब वार्ड में गए हैं तो पोस्ट ऑपरेशन वार्ड था, एक बेड पे 2-2, 3-3 औरतें पड़ी हुई थी ऑपरेशन के बाद। वहाँ पे उनको ड्रिप लगाने की वो पूरा स्टैंड मौजूद नहीं था, जो पेशाब की नाली लगी होती है उसको रखने का, उसको हैंग करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। और यकीन करें कि पर्दे में थे, हम दूर थे, मतलब कि उनका होता है कि औरतों वाले वार्ड में वो कहते हैं कि मैक्सिमम स्टाफ पीछे रहे, कोई नहीं जाएगा आगे। मैंने एक औरत को दूर से देखा कि वो एक औरत इस रुख लेटी हुई थी, एक औरत दूसरे रुख लेटी हुई थी, और दोनों ने अपनी अपनी वो पेशाब वाली थैलियाँ जो है ना हाथ में पकड़ी। अल्लाह ताला रहम। इस पे वो इतना ज़्यादा नाराज़ हुए, मैंने उनको बहुत कम देखा है, वो इतना ज़्यादा नाराज़ हुए कि डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने मौके पे बुलाया। उन्होंने जहाँ भी हैं डिप्टी कमिश्नर को कहें वो आएँ, अंदर जाएं, क्योंकि वो औरत हैं। हाँ। अंदर जाके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ना, वो बीइंग एक औरत फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर मुझे सॉल्व करके भी 15-20 मिनट के अंदर रिपोर्ट करें। ये कोई तरीका नहीं है। चलते रहे इस तरह के विजिट्स, नंबर ऑफ विजिट्स, मतलब कि मैं अगर आपको सुनाने बैठ जाऊँ तो शायद आपको 3-4 प्रोग्राम लग जाए। सिर्फ कल 5 घंटे में किया। अब आपका वहाँ जाना, वहाँ फ़ोटो सेशन कराना एक तरफ है, आपका वहाँ खड़ा होकर इम्प्लीमेंट करवाना, वेट करना, इस चीज़ का वेट करना। और उनकी एक आदत है कि अगर उनके पास 25 लोग आए ना, बीच में आते ही हैं, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी का पेशेंट नहीं हो रहा, तो वो अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कहते हैं कि यार इनके साथ जाएं और फलाने डॉक्टर को मेरा मैसेज दें कि इसको फौरी तौर पर ट्रीट करके एडमिट करके मुझे बताए कि क्या क्या हुआ है। दूसरे गार्ड को कहते हैं आप चले जाएं, इरफान होगा इरफान को भेज देंगे, मुझे होगा मैं भेज देंगे। तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या नहीं है। वो कहते हैं जी फौरी तौर पर मैंने सॉल्व करके जाना है जो हो सकता है। तो ये तो उनका कल विजिट थे। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि फॉलो अप पे उन्होंने कहा है कि मैं जब फॉलो अप पे आऊँगा ना, तो फिर ना माफ़ी की गुंजाइश है, ना मैं बर्दाश्त करूँ, और होना भी नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चलती है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हॉस्पिटल्स को लेकर काम करें, लोगों की तो दुआएं समेट रहे हैं। जो आपने लेडी एचिसन के हालात बताए, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब अस्पतालों में आप अंदर जाएं और आपको पता चलता है कि क्या हालात हैं। मतलब अब जहाँ जहाँ सीएम जा रहे हैं वहाँ ये हालात हैं, बाकी अस्पतालों में जहाँ नहीं गए वहाँ क्या हालात होंगे। ना ये वो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे रूटीन में विजिट हो रहे हैं। हाँ। मेयो हॉस्पिटल में रूटीन में विजिट हो रहे हैं, फिर भी इमरजेंसी ये हालात है। फिर भी ये हालात है। लेडी एचिसन में तो शायद उनका पहला जो विजिट विजिट था, लेकिन मेयो हॉस्पिटल में तो उनके कितने विजिट हैं। हाँ। इसमें आप देखें, इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनको एक दफ़ा आप निशाने इबरत बनाए।
यहाँ पे असल मसला ये है ताकि कि वज़ीर-ए-आला पता चले सबको। देखिए आप वज़ीर-ए-आला पंजाब में विजिट किया, लेडी एचएसएम में विजिट किया, वहाँ पे शादरा हॉस्पिटल में विजिट किया, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, लोगों को वहाँ पे पेशेंट जो है वो अपनी मदद के तहत वो बेचारे जो कोई थैलियाँ लेकर फिर रहे हैं, कोई नोबलाइज कर रहा है, तो इसके जो जिम्मेदार हैं आपने वो नहीं सुना होगा कि किसी को कुछ कहा होगा। वो कर्टसी के नहीं है, शायद उनको ये लोग courtesy खुद हो दिखानी जाए, चाहिए। ये लोग खुद हो जाए, ये कर्टसी अब खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए, अब बिल्कुल कितनी बिल्कुल। दफा आप कितनी दफा विजिट करके यही हालात आपने सर्विस हॉस्पिटल में भी देखे, यही आपने जना में भी परसों देखे, सर्विस में जनरल यही में हालात भी यही आपने देखे, म्यू में भी ये देख लिया। अब कितना इनका वेट करना है आपने कि हर दफा इनको जो है ये वो बात ठीक है, आपने किसी को एक दफा निशाने इबरत बनाया निशाने तो बाकी इबरत जब लोग तक active नहीं रहेंगे। बनाएंगे ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना, इन डॉक्टर से काम करवाना, किसी से भी सरकारी ऑफिसर से काम करवाना, सरकार में लोग क्यों जाते हैं? सरकार में लोग इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे काम नहीं करना, आराम से बैठेंगे, वहाँ पे और तनख्वाहें मुफ्त आती तनख्वाहें रहेंगी। होती हैं। जब इनको काम करना पड़ेगा, जिस काम के लिए इनको पैसा दे रही है अवाम के टैक्सों से इनको पैसा मिल रहा है, वो पैसा अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो अफसर काम नहीं कर रहा, तो उसको निशाने इबरत बनाने में मुझे नहीं समझ आता कि क्या जो है वो इसके पीछे मुहर्रकात है कि उनको निशाने इबरत नहीं नहीं, ये बनाया जाता। लाजमी तौर पे ऐसे है, अदरवाइज विजिट करते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए चीजें ठीक रहेंगी, और जब अभी तो ये निगरान 10 दिन बाद दोबारा कर लेंगे। क्या होगा, इसके बाद फिर क्या उसी तरह से लोग इसी तरह से अल्लाह ताला के रहमो करम पे किसी ने इलाज कर दिया तो कर दिया, नहीं तो ना सही। खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। से खुश आमदीद आपको कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है, दर्जनों यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं, ये कोई नई कहानी नहीं है, हमेशा से ये होता आ रहा है। खैर, ओपन मार्केट में आटा 100 रुपये महंगा हुआ, ये वजह है कि यूटिलिटी स्टोर पे आटा नहीं, लेकिन इससे पहले भी कभी लोगों ने ये नहीं कहा कि वो यूटिलिटी स्टोर पर गए हैं और उन्हें जो चीज़ जिसकी रेट बढ़ते हैं वो वैसे ही वहाँ पे मौजूद नहीं होती, वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। थर्ड क्लास आपको ब्रांड का सोप मिल जाएगा, वो ऑयल ब्रांड का जो कोई ख़रीदता नहीं आपको वो मिल जाएगा, दालें जो बहुत महंगी हैं वो वहाँ पर होती ही नहीं है। इरफान क्या कहेंगे? अना, मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि ये यूटिलिटी स्टोर जिनके ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है, इसको बंद कर देना इसकी कोई चाहिए। अफादियत ही नहीं है, क्योंकि आपने जिस आज मकसद तक के तहत आपने देखिए- खोला वो मकसद ही नहीं देखिए, पूरा हो रहा। आज तक आपने कभी सुना कि यूटिलिटी स्टोर्स के जो ऑफिसर्स हैं जिनका काम है इसको चेक एंड बैलेंस करना, उन लोगों ने कभी किसी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर विजिट किया हो? कभी आपके पास कोई प्रेस रिलीज आई हो कि आपको पता चले कि उस यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया है, जो पीछे इसका एक पूरा इदारा है जिसने इनको सब्सिडाइज चीज़ें देनी है, जिन्होंने इनको सब्सिडी देनी है, उन लोगों ने कभी चेक एंड बैलेंस आकर रखा हो कि यार इन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर घी मिल रहा है कि नहीं, चीनी मिल रही है कि नहीं, आटा मिल रहा है कि नहीं? कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये तमाम का तमाम जो है वो सिस्टम एक माफिया की सूरत अख्तियार करके आया है कि आपने सब्सिडाइज चीज़ें लेनी हैं, उसके बाद वही यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया जो है, जो आम पब्लिक को उसने चीज़ें देनी है उनको नहीं देंगे, वो देंगे उन लोगों को जो सूदखोर हैं, जो चीज़ें अपने पास स्टोर कर लेते हैं, उन चीज़ों को, उन मिलों को आप दे देंगे चीज़ें, उन होटल रेस्टोरेंट्स को दे देंगे जहाँ पे आपके लिंक्स हैं। वो सारा सब्सिडाइज चीज़ें उन लोगों के पास चली जाएंगी जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन क्योंकि वो सब्सिडाइज चीज़ें हैं लिहाजा वो सारी की सारी चीज़ें उन तक पहुँच जाएंगी, गरीब आवाम तक नहीं पहुँचेंगी। किसी भी यूटिलिटी स्टोर जिसको ये नाम दे दें कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमने यूटिलिटी स्टोर बनाया है, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे भी चले जाएं आप, वहाँ पे ना आपको आटा मिलेगा, ना आपको चीनी मिलेगी। बेशतर रैक्स तो वैसे खाली पड़े रहते हैं, रैक्स इसी वजह से खाली पड़े रहते हैं ना। वहाँ पे जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें हैं जिन पे ऊपर हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज जो चीज़ें दी जाती हैं, जैसे घी है, जैसे चीनी है, जैसे दालें हैं, जैसे आटा है, ये चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ये नहीं मिलेंगी। बाकी आपको सरफ पड़ा नज़र आ जाएगा, वहाँ पे साबुन पड़ा नज़र आ जाएगा, काली मिर्च पड़ी नज़र आ जाएगी, जिनके ऊपर सब्सिडी कम है। जो मार्केट के रेट से के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं वो सारी की सारी आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे मिलेंगी, लेकिन जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगी। लेकिन इस आस उम्मीद में लोगों का रश बाहर जरूर नजर आता है कि अंदर से सस्ती मेरी चीजें तो मिल बिल्कुल ये तजवीज़ है, अगर
कोशिश करें, कोई हुकूमत इस पर सोचे कि आप सिर्फ फंड्स जो यूटिलिटी स्टोर को मिलते हैं, आप वो नूडल्स, मिर्चें, मसाले खरीदने में क्यों लगा देते हैं? आप चीज़ें ही 5 आइटम रखिए, बेसिक बुनियादी चीजें जो हर घर में इस्तेमाल हर घर में आपके पास आटा होना चाहिए, घी होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एक चावल या हर किसी घर में इस्तेमाल। आपके यूटिलिटी स्टोर में एक्स्ट्रा चीज होनी नहीं चाहिए। आपके यूटिलिटी स्टोर में वाइपर, झाड़ू, नूडल्स, आपको पता नहीं कौन कौन सी बिस्किट और ये चीजें, क्या बुनियादी चीजों पे आप फोकस मुझे ये बताएं कि जिस गरीब बंदे को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, दिहाड़ीदार बंदे को जिसकी 100, 200, 300 रुपए दिहाड़ी है, वो नूडल्स खाएगा? मुझे बताएं, वो मार्केट रेट पे मिलेंगे, क्या लेगा? मुझे बताएं, क्या आपके जितना 1 अरबों का फंड जो आपने पूरे साल का रखा होता है यूटिलिटी स्टोर्स का, आप ये 5 बेसिक चीजों पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? आप ये 5 बेसिक चीजें होल्ड करके, खरीद के, जखीरा करके क्यों नहीं रखते? आपको पूरा साल आपके पास, आपको पता है इरफान, वो आपने देखा होगा जहाँ पे ये मुल्तान रोड है, मुल्तान रोड से मुझे याद पड़ता है जिस तरफ आप मुड़ते हैं, स्कीम मोड़ के पास एक इनका यूटिलिटी स्टोर का एक गोदाम है, बहुत बड़ा गोदाम है। आपके पूरे लाहौर के यूटिलिटी स्टोर का वहाँ पे सामान स्टॉक हो सकता है, आप क्यों गैर जरूरी चीजें रखते हैं? आप क्यों इस तरह की? ये सजेशन बहुत अच्छी है आपकी। आप सिर्फ 5 चीजों में यूटिलिटी स्टोर रखें, 5 चीजों पे लोग आपके पास आए, खरीदारी करें, और यही 5 चीजें नहीं मिलती। हाँ, यही है ना असल मसला। ये है कि जो वहाँ पे सब्सिडाइज चीजें आती हैं, वो अपने जानने वाले, अपने जो ताल्लुकात वाले, जो सुपर स्टोर चला रहे हैं, जो लोग होटल चला रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं, वो गरीब आदमी को नहीं दी जाती। और नाम जो है वो सब्सिडाइज चीज़ें यूटिलिटी स्टोर का है, जो हुकूमत से, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, वफाकी हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर सब्सिडाइज जो है वो चीज़ें दी जाती हैं। कभी आपने कभी किसी वफाकी सेक्रेटरी को विजिट करते हुए आज तक सुना कि किसी ने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर विजिट किया? कभी किसी वफाकी वजीर का सुना आपने कि उसने कभी विजिट किया? क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि एमडी तो बहुत दूर की बात है। एमडी यूटिलिटी स्टोर का आना तो ऐसा है जैसे कहीं पे वज़ीर आज़म साहब खुद पहुंच गए हो। लेकिन क्योंकि इसकी अफादियत कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से इसको बंद ही कर देना चाहिए। पता नहीं कौन सा आवाम के ऊपर एहसान हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकारों को इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ फराहम करने का फैसला किया गया है। इरफान, क्यों ये फैसला किया गया? अना, देखिए, ये एक बड़ी वक्त की ज़रूरत थी। आपको याद होगा कि ट्रैफिक पुलिस को जब हैवी बाइक्स दी गई थी तो उसमें ख़वातीन जो थी, ट्रैफिक वार्डन, उनके लिए भी ये हैवी बाइक मौजूद थी और अभी भी वो हैवी बाइक्स चलाती हैं। ये नहीं है कि वो नहीं चला सकती, लेकिन क्योंकि उनके लिए एक सहूलत ऐसी जिसको वो आम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकें, वो अब हर जगह पे बाज़ार में अगर वो कपड़ा लेने जा रही हैं या वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं तो वो हैवी बाइक लेके नहीं जा सकती। या दफ्तर भी आना हो तो वो नहीं जा सकती। पर्सनल इस्तेमाल के लिए पर्सनल इस्तेमाल भी की जा सकेंगी, इसमें पर्सनल इनके यूज़ में भी आ सकेंगी। और उसके साथ साथ ये वर्किंग में एक मोटरसाइकिल, अब ये सिस्टम लाया जा रहा है जिस तरह रेस्क्यू 1122 के अंदर सिस्टम है कि आप 5 साल तक एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। जो आपने देखे होंगे मोबाइल उनकी एमरजेंसी जो सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं बाइक्स, वो 5 साल बाइकर जो भी होगा वो उसको यूज़ करेगा, अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकता है, उसको अपने ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ करेगा। वो 5 साल बाद वो बाइक उसको दे दी जाएगी। तो इसमें भी अभी ये सजेशन मौजूद है कि ये स्कूटीज अगर इनको अच्छी चीज़ है कि आप इसको जितना ऑनरशिप, असल चीज़ ये है कि आप ऑनरशिप उसको दे रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी है, ये 5 साल बाद तुम्हारी चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं ऐसी जो कल्टस गाड़ियाँ ट्रैफिक पुलिस को दी गई थी, जब ट्रैफिक पुलिस 16 साल पहले लॉन्च की गई थी, वो आज भी चल रही हैं। और उसके अंदर अब इन्होंने वो बना दिए हैं खिदमत मरकज़, छोटे छोटे बना दिए कि किसी का अब मोबाइल लर्निंग लाइसेंस बनाना है तो वो फौरी तौर पर उसके ज़रिए बन सकता है। वो चीज़ें यूटिलाइज नहीं हो रही, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप खर्च करते जा रहे हैं। जितनी वो गाड़ी की कीमत होती है उससे कहीं ज़्यादा जो है उसकी मेंटेनेंस के ऊपर पैसा खर्च कर दिया जाता है, जो कि एक टैक्सों से पैसा और वहाँ इदारे के ऊपर बर्डन भी बढ़ता है। अब 5 साल अगर आप एक स्कूटी यूज़ करेंगी, उसके बाद वो स्कूटी उस खातून जो ड्राइवर होंगी उसको अगर दे दी जाए, वो पुलिस एहलकार को दे दी जाए, तो एक तो उसको वो उसकी मेंटेन जो वो अच्छे तरीके से करेंगी, उसको ऑनरशिप समझ के करेंगी, इस्तेमाल करेंगी कि यार मेरी है, मैंने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, मैंने ये नहीं जहाँ पे मर्जी मार दूँ, जो इसका टूट फूट रहा है तो टूटने फूटने दूँ। ये चीज़ें एक अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन को
स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक पॉलिसी लाई जा रही है कि उनको स्कूटीज़ जो हैं वो फ्राहम की जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि ये अगले 15 से 20 दिन के अंदर ये स्कूटीज़ जो हैं इसकी, क्योंकि समरी भिजवा दी गई है, वज़ीर आला पंजाब भी इस पर एग्री हैं, वो एग्री होंगे तो नई स्कूटीज़ जो हैं वो लाई जाएंगी। वो नहीं होगा कि जैसे डॉल्फिन स्क्वाड के लिए जो 13-13 लाख रुपए की तब मोटरसाइकिल ली गई थी, जो अब 36 या 30 या 35 लाख रुपए की मार्केट में है, वो नहीं होगा। ये सस्ती सी स्कूटीज़ होंगी और उसके बाद इसको रिप्लेस करना भी आसान होगा। चलिए जी, बहुत अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बंद करेंगे। कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल जो रही कुछ दिन, अब तो बारिश हो गई और ख़ासी सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। सांस लेने में आज आपको बहुत ही खुशगवार सा एक एहसास महसूस हो रहा है। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई है। अदरवाइज़ ये पिछले 2-3 दिन देख के हमने आज का शो प्लान किया था कि ज़रूर हमने आपको बताना है कि आपने स्मॉग से महफूज किस तरह रहना है, इसके नुकसानात क्या है, किस तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुतासर कर रही है, बच्चों पे इसका क्या असर है, बड़ों पे इसका क्या असर है, वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए क्या, और वो लोग जिनको सीजनल एलर्जी भी रहती है उनके लिए कितनी ख़तरनाक है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, प्रोफेसर ऑफ यूएचए से। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें होती हैं वो अल्लाह ताला ने डिसाइड की होती हैं और आज उसका हमने, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे थे। लॉकडाउन की सूरत में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, लोगों को महदूद करने की कोशिश की गई कि किसी तरह से स्मॉग की सूरत हाल पर काबू पाया जाए, वो अल्लाह ताला ने अपना करम कर दिया। लेकिन स्टिल हमने अगर एहतियात करनी है तो वो किस तरह से करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसे ही होता है ना, वो एक स्टेप हमने लेना है तो अल्लाह ने मदद करनी है। बिल्कुल ऐसे राइट टाइम राइट डिसीजन का स्मार्ट लॉकडाउन हुआ। और दूसरा वैसे भी हमारी ज़िंदगी हमेशा ये होती है कि बारिश हो जाए तो वो मैच जीत जाएंगे, वो हो जाए तो ये हो जाएगा। सो आई थिंक ये बहुत राइट टाइम पे बारिश हुई है। और पिछले कुछ हफ्तों से जो हमने पेशेंट का इन्फ्लक्स देखा, इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे बढ़ गए हैं, और बढ़ना तो चले, शायद अब नंबर ऑफ़ पल्मोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कंट्रोल है उनका वो बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए करना, बिकॉज हम जो भी मेडिसिन देते हैं उसको अफेक्ट करने में टाइम चाहिए होता है। इन बिटवीन द टाइम उनका फिर एक्सपोजर हो जाता है। तो ये एक ऐसा विशेष साइकिल था जिसको ब्रेक करना आप घर नहीं बैठ सकते ना। वो कोविड के ज़माने में भी ये था कि आप कितनी देर घर बैठ जाएंगे, बच्चों का स्कूल आप कितनी देर बंद कर देंगे, और जो बड़े और खुले स्कूल थे वहाँ तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। सो हमने जो हमारे एस्थमेटिक पेशेंट थे वो कंट्रोल नहीं होते थे, जो स्मोकर्स एस्थमा जिसको हम COPD कहते हैं वो सिग्निफिकेंट बढ़ गया, आइज़ की डिजीज़ बढ़ गई। और एक चीज़ को जो हम मीडिया हर चीज़ को बार बार फोकस करते हैं, एक को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो इनमें हार्ट अटैक भी बढ़ जाते हैं। वो लोग जो कि स्मोक में एक्सपोज होते हैं उनमें कार्डिक डिजीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है हमारे साथ, जिसको पिछले 10-11 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम रेगुलरली फेस कर रहे हैं। और ये डेंसर और डेंसर होता जा रहा है। अगर आप देखें तो सर्दी गर्मी बाहर खज़ां के साथ एक स्मोक हमारा एक एडिशनल ऐड हो गया, और हम इसको मेंटली रेडी होते हैं कि यार अगले जो महीने हैं वो इसके आएंगे। बट एक बात याद रखें कि ये विजिबल किलर थ्रू आउट द ईयर इनविजिबल रहता है। लाहौरी कभी भी नॉर्मल वेदर इंजॉय नहीं करते। अगर आप एक एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 50 से नीचे शाज़ो नज़र हमारा आता हो। तो हमारे लिए अब कुछ ऐसे काम करने, जिसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल फेडरल गवर्नमेंट ने और बाद में इंडोर्स कर दिया है हमारे ये पंजाब चैप्टर ने भी। सो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ चुका है। और हमें अब वो चीज़ें जो तो हम ख़त्म नहीं कर सके थे, कि बारिश ने तो एक वक्ती तौर पे आपको बेनिफिट दे दिया, लेकिन लाहौर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्मोक होती है वो ऑटोमोबाइल्स हैं, वो बाइक्स हैं जो कि 70-80 लाख मिकदार में मौजूद हैं, रजिस्टर्ड बाइक्स हैं। अब वो लोग जो कि बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्योंकि वो ट्रेंड भी नहीं कि आप हेलमेट पहने या मास्क पहने, लोग मानते ही नहीं है इस चीज़ को, एक अपनी आदत बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चे स्कूल में देखती हूँ सुबह आते हुए बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, तो गाड़ियों का धुआं जितनी देर आप सिग्नल पे रुक रहे हैं आपको मुतासर कर रहा है। 100%। देखिए, एक नॉर्मल शख्स 2000 गैलन हवा अंदर इनहेल करता है। हम अगर नेट पे देख रहे होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एक चीज़ पे तो हमारा फोकस होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 200 हो गया, 400 हो गया। उसके नीचे एक वर्ड लिखा होता है PM 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5। उसके आगे लिखा होता है टाइम्स, यानी इतने गुना ज़्यादा है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 होता है तो वो 50 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये पार्टिकुलर मैटर वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है, और ये डीप पेनिट्रेट करते हैं इनटू योर लंग्स। और जो हवा की थैलियाँ
जो हम सबको पता है कि लंग से आखिर में हमारे मौजूद हैं, जो सांस में हमारी हेल्प करती हैं, ये उनको डैमेज करती हैं। ये रिपीटेड डैमेज करने के बाद सरप्राइजिंगली इस साल हमारी गाइडलाइन COPD की रिलीज़ हुई, वो कहती हैं कि COPD जो कि हम स्मोकर में सोचते थे, ऐसे लोग जो पोल्यूशन में रहते हैं उनमें भी COPD हो सकती है और उसको COPD-P कहते हैं। दिस ईयर ये टैक्सोनॉमी जो है उसको बता दिया गया है। सो मैं तो पहले भी इस बारे में बार बार बात कर चुके थे, आप लोग भी बात कर चुके हैं, और हम समझते थे कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली अस्थमा को ट्रिगर करेंगे, लेकिन ये भी बीमारी काज करने का बायस बन सकते हैं, जिसको COPD-P कहते हैं हमारे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब इस तरह से लग रहा है कि हम इसकी एहतियात डॉक्टर साहब करना भी चाहें तो मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हम लोग ऑफिस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सो ये स्मार्ट लॉकडाउन से लोगों को आपने थोड़ा सा कंट्रोल तो करने की कोशिश की, लेकिन कल हमने देखा लोग पार्क्स में निकले हुए थे, अच्छा खासा रश था। हमने ये बताना है कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए किस तरह नुकसानदेह है, अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हैं तो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, एक हेल्दी बंदे के लिए ये स्मोक कितनी खतरनाक है ये बता दें। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि स्मोक हेल्दी बंदे में वो डिजीज़ काज करी जो स्मोकर्स लंग होते हैं। सही। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप बड़ों में काज करी तो व्हाट टू टॉक अबाउट बच्चे, तो उनमें भी तो ये प्रॉब्लम इसी तरह ही होगी। देखिए, ये नाक में छींकों का बायस बनती है, आंखों में बार बार इरिटेशन, एलर्जी की जलन का बायस बनती है, स्किन में स्किन कैंसर का बायस बन सकती है, ये हार्ट डिजीज़ का बायस बन सकती है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल इसमें एक्सपोज हो जाएं तो उनके जो बच्चे हैं वो प्री मेच्योर होते हैं, लो बर्थ पैदा होते हैं, उनमें अस्थमा की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है हमारे लिए सिर्फ कि कुछ बड़ों को करेगी, छोटों को करेगी। तो जहाँ तक अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऑलरेडी मौसम चेंज होते एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो उनके लिए कितनी तो वो उनको ये तो ट्रिगर कर देता है। देखिए, ट्रिगर तो पहले भी होते थे लेकिन वो कंट्रोल हो जाते थे, इस दफ़ा वो कंट्रोल नहीं होते, बिकॉज ये तो परमानेंट ट्रिगर है। इसमें इस लाइक केमिकल जो हम इनहेल कर रहे हैं। आप घरों से नहीं भी निकल रहे ना, तो जिन लोगों के ओपन एरियाज में घर है ना, वो घर स्टे भी कर रहे हैं, जी, तो जी। घर में रह के भी उन लोगों को ऐसा ही है। देखिए, आप कैसे अवॉइड कर सकेंगे? क्या आप आपके घर के अंदर आप डोर ओपन करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मिक्स नहीं हो जाता? नहीं, अगर आपका ख्याल है कि आपके बड़े कोई नेगेटिव सेक्शन वाले घर हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हम सब के लिए, और हम सबको इकट्ठे इससे फाइट करना है। ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कतन नहीं है कि आप कह दें जी गवर्नमेंट ने करना है, आप कह दें जी मीडिया करेगा, आप कहेंगे नहीं जी डॉक्टर्स करेंगे, आप कहेंगे सोशल वर्कर करेंगे। ये सब दे ऑल हैव टू सिट टुगेदर और एक लाए अमल तैयार करें, और हमें अगर करेंगे तो हमारे बच्चे सेव रहेंगे, और वरना अदरवाइज हमारे बच्चों को वो जो हम मूवी में मास्क देखते हैं वो पहन के लाहौर में फिरना पड़ेगा। ये आने वाले टाइम में तो इसको जो है आपको एक्चुअली इमरजेंसी के तौर पे लेना चाहिए, इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए, जो कि इतने सालों से तो अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि नहीं किया जा रहा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। हार्ट पेशेंट के लिए कितनी ये ख़तरनाक हो सकती है? देखिए, जब ऐसे फैक्टर्स आते हैं, आपको याद होगा जब कोविड में हम बात करते थे तो हम कुछ ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते थे जिनको हम कहते थे कि ये हाई रिस्क ग्रुप है। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब ये है कि अगर ये लोग इनसे एक्सपोज होंगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो उनमें टॉप में वो लोग हैं जिनको लंग का डिसऑर्डर है, वो लोग हैं जिनको कार्डिक डिसऑर्डर है, वो लोग हैं जिनको आइज़ के प्रॉब्लम है, या प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या बच्चे हैं। ये वो ग्रुप है जिनको इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि करना हमने क्या हो, इनके साथ क्या लोगों को करना चाहिए, तो पहली बात होती है अवॉइडेंस, जो कि आपने बिल्कुल क्लियरली कहा कि दिस इज़ नियर टू इम्पॉसिबल फॉर अस। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि देखिए, अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स तो चेक कर सकते हैं ना, आप वो देख के आप उसके मुताबिक बाहर जाएँ। बाहर जाना है तो गॉगल्स पहन लें, ग्लासेस, आइस जरूर कवर करें। देखें, मास्क पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं, आइस को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सो आइस को कवर करना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है। क्या ये सिंपल मास्क काम संभाल लेगा? ये फिर अगेन क्वेश्चनेबल है। मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर मैटर 2.5, तो 2.5 माइक्रोन तो उसके लिए डिफिकल्ट है। तो हमने N95 भी तो गुजारे हुए थे। सो वाई नॉट कि जब हम बाइकर्स बाहर जाते हैं, जब बच्चे बाहर जाते हैं, उस शॉर्ट टर्म के लिए वो मास्क पहन लें, वो गॉगल्स पहन लें, और जब वापस आएँ तो अपने एक्सपोज एरिया को अच्छी तरह वॉश करें। आपने कार्डिक मरीजों की बात की, तो उनको रेस्क्यू मेडिसिन का पता होना चाहिए। आपको अक्सर पता है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़ुबान के नीचे हम एक गोली रख लेते हैं जो उसको बेहतर करती है, तो वो उनके पॉकेट में होनी चाहिए। सेम इज़ विद एस्थमा पेशेंट। एस्थमा पेशेंट को इनहेलर का पता होना चाहिए कि ये वो रेस्क्यू इनहेलर है जो मुझे बचा सकता है। तो रेस्क्यू मेडिसिन का हर उस मरीज़ को जो इन डिजीज़ में मुब्तला है उनका पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन, अनदर इग्नोर्ड चैप्टर। देखिए, फ्लू वैक्सीनेशन अब हर बंदे के लिए तकरीबन रिकमेंडेड है। जो पब्लिक डीलर है, जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, प्रेग्नेंट फीमेल है, या एक्सट्रीम ऑफ एज है, बच्चों में भी, और नमूनिया सिलेक्टेड ग्रुप में, जिनमें हम कहते हैं कि स्मोकर्स हैं, COPD है, डायबिटिक है, कार्डिक डिजीज, उनको नमूनिया, तो वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर आपको लगवा लेनी चाहिए। सो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आपको लेने हैं। अच्छा जी, अब खुदा न खास्ता जो लोग मुतासर हैं उनको क्या करना है?
जिन लोगों पे ये स्मॉग असर कर चुकी है, उनके लिए फिर क्या आप इलाज रिकमेंड करते हैं, कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग घरों में ही रह के खुद से कुछ होम रेमेडीज़ यहाँ से सुन लिया, यहाँ से सुन लिया, कितना ज़रूरी है बर वक्त डॉक्टर के पास जाना? देखिए हर बीमारी की कुछ वार्निंग साइन होते हैं जो यूजली अगर वो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो तो उनको बता रहा होता है। लाइक एस्थमा का अगर मरीज़ है उसे हम कहते हैं अगर आपको इन्हेलर जो कि रेस्क्यू इन्हेलर है उसका यूटिलाइजेशन एक हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा करना पड़ रही है तो इसका मतलब है आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर आपको रात को बार बार उठना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम से, एक हफ्ते में एक दफ़ा भी अगर रात को उठे अलामत से, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सेम इज़ ट्रू विद COPD। सो अगर आपकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है उसमें लिमिटेशन आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। हाँ जी, कार्डिक वाले को मैं ज़रूर ये रिकमेंडेशन करूँगा कि एक दफ़ा जब ये मौसम आए तो लाजमन अपनी कार्डिक डिजीज़ को स्ट्रीमलाइन करें। कार्डिक डिजीज़ वाले अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। हम लोग लंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हार्ट को कम फोकस करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस स्मोक में कार्डिक हार्ट अटैक्स का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है, तो उनको अपने डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी मेडिसिन को ऑप्टिमाइज़ कर लें अगर कोई उन्होंने कम या ज़्यादा करना है। सही। होम रेमेडीज़ पे लोग बड़ा फोकस करते हैं, स्टीम ले ली, गर्म पानी पी लिया, कैसे देखते हैं? देखिए स्टीम को यूजली हम इनकरेज नहीं करते बिकॉज स्टीम जब हाई टेम्परेचर आप रहते हैं तो वो आपकी एपिथेलियम स्किन को भी बंद कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है। अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म आपके अंदर दिया है कि जब आप ठंडी हवा भी नाक से लेके जाते हैं तो लंग्स तक पहुंचते हुए उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। क्या करना क्या चाहिए, मैं ये समझता हूँ पब्लिक लोगों को, हमें हमारे घर में एयर प्योरीफायर बहुत कॉस्टली है। मैं रिकमेंड, मेरे लिए बड़ा मुश्किल रिकमेंड करना, लेकिन मनी प्लांट, रबर प्लांट, स्नेक प्लांट ये तो कॉस्टली नहीं है, ये तो घर में लगाए जा सकते हैं ना, तो ये आप घर में लगाएं। ये एयर प्योरीफायर के तौर पे रोल प्ले करते हैं। आपने अगर अपने घर को साफ़ करना है तो बजाय ये कि आप झाड़ू से साफ़ करें, उसको किसी गीले कपड़े से साफ़ करें। अगर बाहर आपके घर के बाहर ऐसा एरिया जहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है तो उसको आप पानी से बैठा दें। अगर आप घर का कूड़ा बाहर फेंकने के बजाय उसको डंप करें उन एरियो में जहाँ पे रिकमेंडेशन है, तो आप किसी हद तक इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर मुझसे आप पूछेंगे तो गवर्नमेंट भी अब कुछ कर सकती है। मैं समझता हूँ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मुश्किल नहीं रहे। पहली बात थी लॉ का बनना, तो लॉ इज़ देयर नाउ। अगर लॉ आ गया तो इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना वो आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, उसको गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए। और कुछ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी फोकस करना है। उसका मतलब अब एक घर से अगर 6-6 गाड़ियाँ एक टाइम पे निकल रही हैं, अब सुबह हमारे घर से एक साथ 3 गाड़ियाँ अगर निकलती हैं, देखिए तो ये मेरा नेक्स्ट यही देखिए, हम जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे इलाके जो टाउन का अगर मैं जो टाउन की मैं बात करूं तो उसमें लोगों ने अगर कोई प्राइवेट स्कूलों में जाना है तो यूजुअली वही लिमिटेड प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। व्हाई नॉट कि उनको बाउंड किया जाए कि इनको लोकल ट्रांसपोर्ट दी जाए। इतनी फीसें तो हम भरते हैं ना, तो मेरा ये ख्याल है कि स्कूलों को भी ये करना चाहिए और इंस्टीट्यूशन को भी करना चाहिए। जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो अच्छी ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पेट्रोल की बचत भी है और दूसरा उसके अलावा हमारे इस एक्सपोजर भी कम से कम हो जाएगा। फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ पाकिस्तान में बना ली गई हैं, ऐसा ही है ना। वाई नॉट 660 कार्स जो हाइब्रिड हैं उसको लॉन्च किया जाए। सो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बाइक, हाइब्रिड कार्स, ये लोकल मॉडिफिकेशन, हर बंदा अपने घर के बाहर 2 दरख्त लगा दे। बिल्कुल, देखिए ये मुश्किल आप नई कॉलोनियों को बनाने की इजाज़त दें, लेकिन उन्हें कहे कि इतने % एरिया आपका जो होना चाहिए ना उसमें ग्रीन एरिया होना चाहिए। सो ये अब आपने फोर्सफुली करवाना है। तो फिर जाके, और ये ना समझिए कि मैंने आज किया तो कल इम्पैक्ट आए। लॉकडाउन में हैव एन इम्पैक्ट इन 1 और 2 डेज, लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट ईयर्स में आएगा। अभी सोचें और तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और अब तो हमने ये भुगत लिया, अगर आपने अगले साल अपने आप में महफूज रखना है तो उसकी तैयारी आज से ही हमें करनी होगी। डॉक्टर साहब मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, मैसेज मेरा तो ये है कि जनाब सोचे समझे बगैर 1-2 काम तो आप लाजमन करें। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडोर प्लांट्स, उस पर फोकस करें, नेट पे सर्च करें तो आपको पता लग जाएगा ये एयर प्योरीफायर है। बाहर ज़रूर दरख्त लगाएं घर के बाहर, इमीडिएट जो विसिनिटी है, और अगर ज़रूरत है तो बाहर निकले, वरना अदरवाइज कोशिश करें कि इन स्पेसिफिक टाइम पे जब हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोक है तो बाहर ना निकलें। आपको फील हो रही है, नज़र आ रही है, तब आप अपनी सरगर्मियाँ और स्मोकिंग छोड़ दें। अगर स्मोकिंग का शौक है तो बाहर जाके लंबे लंबे सांस लें, दैट विल बी इक्वल टू स्मोकिंग, जो आजकल के हालात हैं। ये आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेंगे अपने साथ ही। अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो फिर आपने ज़िंदगी में क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। एक इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, जितने भी आपके ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके पीछे ना एक रीज़न नहीं होती, 4 इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको न्यूरोसाइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होता है। वो 4 इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? एक आपकी रीज़न बायोलॉजिकल होती है,
यानी बायोलॉजिकल का मतलब है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। दूसरा आपका फैक्टर, किसी भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के पीछे आपकी सोसाइटी, आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं। तीसरा आपका जो फैक्टर होता है किसी भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए, वो आपकी साइकोलॉजी होती है, आप उस चीज़ को परसीव कैसे करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पिरिचुअलिटी, कि आपका जो भी फेथ है उस फेथ में आप कैसे रहते हैं। क्या ये जेनेटिक भी होता है कि आप? हाँ, वो जो मैंने बायोलॉजिकल फैक्टर बताया उसमें जेनेटिक्स भी आता है। बायोलॉजिकल फैक्टर एक बड़ी डोमेन है, उसमें ब्रेन केमिकल हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, जेनेटिक्स हैं। तो एक अगर फैमिली में ओवर थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है तो वो ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चों में भी ऐसे लीड करें। सही। अब ओवरकम, मैं तो इसको एक आदत कहूंगी ना, कि आपकी हैबिट ऐसी डेवलप हो जाती है, इस जोन से बाहर कैसे निकलना? इसको आदत से हम थोड़ा सा आगे कहते हैं, क्योंकि आदत बड़ी कंट्रोलेबल होती है। ये बड़ा आसान होता है कि यार आप ओवर थिंकिंग ना करें, कहने को बड़ा आसान है, लेकिन देखिए इसके पीछे सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है ना, वो आपका बायोलॉजिकल बायोकेमिकल्स होते हैं। बायोकेमिकल तो बातों से ऊपर नीचे बैलेंस नहीं ना होंगे। अब इसको ओवरकम करने के लिए मैं आपको 4 अप्रोचेस ही बताऊंगा, जो 4 रीजंस की वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। तो आपको कोप करने के लिए या मैनेज करने के लिए भी आपको 4 फैक्टर्स की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जिसे मैंने आपको कहा है कि ब्रेन केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है। अब आपके ब्रेन में ओवर थिंकिंग के साथ 2 ब्रेन केमिकल ऐसे होते हैं जो इम्बैलेंस होते हैं। एक सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन बेसिकली ओवर थिंकिंग के साथ कम हो जाता है। जब वो कम होता है ना तो आपको एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी की वजह से आप एंग्शियस होते हैं, और एंग्शियस बंदा ओवर थिंक करता है। तो आपने पहला काम क्या करना है कि सेरोटोनिन को बूस्ट करना है। अब सेरोटोनिन को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं? आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, कुछ फूड्स ऐसी हैं जो सेरोटोनिन को बूस्ट करती हैं। अब इस तरह बायोलॉजिकली ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है कि सम टाइम आपके जो सोशल फैक्टर हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग वो लोग ज्यादा करते हैं जो अलहदा रहते हैं। ऐसे लोगों को सोशलाइज करने की जरूरत है, उनको सोशल सपोर्ट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर है। देखिए वो लोग जो अलहदगी पसंद हैं, दे आर मोर प्रोन टू हैव ओवर थिंकिंग। इसका मतलब है कि आपके फ्रेंड्स काम में, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आप सोशलाइज करें, आप गैदरिंग में जाएं, इससे आप बेहतर फील करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये एक ना विशियस साइकिल है ओवर थिंकिंग का। अगर आप ओवर थिंक करते हैं तो आपको एंग्जाइटी ज्यादा होती है। अगर आप पहले ही एंग्जाइटी में हैं तो यू आर मोर प्रोन टू हैव ओवर थिंक। बिल्कुल। तो इसका मतलब है साइकोलॉजिकली अगर आप में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, इसको मैनेज करें। सही। इसके ऊपर आप अलहदा को वर्कशॉप करवाएं, इसके अलहदा आपके हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। कि देखिए जब आप में क्रॉनिक स्ट्रेस में आप रहते हैं ना, तो आपका एक न्यूरोकेमिकल है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं, वो ज्यादा होता है। जब कार्टिसोल आपकी बॉडी में ज्यादा ही रहना शुरू कर देना, बार बार आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो ब्रेन का जो फियर वाला ब्रेन एरिया होता है, जिसे मैंने अमेग्डाला का है, वो एक्टिव हो जाता है। क्या हमारी नींद का डिस्टर्ब होना भी एक फैक्टर इसमें है? कि बिल्कुल है। देखें अगेन ओवर थिंकिंग से नींद भी डिस्टर्ब होती है, और अगर आप नींद पहले डिस्टर्ब है तो फिर भी आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं। ये बड़ा विशियस साइकिल है, एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती, तो ये ऐसे सर्कल चलता रहता है। और ये हर एज ग्रुप के साथ इशू हो सकता है। मैं ये पूछना चाहूंगी, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्या वो भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है? क्या हमारे बहुत सारे काम भी इससे रुक जाते हैं? बड़े बहुत। इसका मैं आपको बताऊं कि ओवर थिंकिंग का ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट है, ठीक है ना, इसके आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट है, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ भी है। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब है डिसीजन मेकिंग करना, प्लानिंग करना, इसके ऊपर भी इफेक्ट है। मेडिसिन के थ्रू इसको रिकवर किया जा सकता है। वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन इज मेडिसिन। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनको एक तरीके से कभी भी आप मैनेज नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड टू मैनेज डिफरेंट रीजंस। आपको सोशलाइज भी साथ होना, आप सिर्फ मेडिसिन लेते रहे फिर भी आप में प्रॉब्लम। काउंसलिंग का क्या रोल होता है इसमें? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यही मैं एक किस्म की काउंसलिंग ही कर रहा हूं, बिल्कुल, कि आप में देखें कि वो लोग जो अलहदा रहते हैं फ्रेंड्स बनाएं। मैं आपको उनको ऑप्शन दे रहा हूं, पॉसिबिलिटीज दे रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें जाहिर है जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो इन ऑप्शन को गौर कर सकते हैं। तो दिस इज द काउंसलिंग।
बिल्कुल। हाँ। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर आप देखें, बहुत से लोग आपको ये समझाएंगे कि नहीं नहीं आप ओवर थिंक ना करें, ऐसे मिरर के सामने जाके कहें नहीं नहीं मैंने ओवर थिंक नहीं कर, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसकी कहीं किसी भी प्रोफेशनल से आप जाके हेल्प लें। आपके देखिए मैंने एक जेनेरिक काउंसलिंग ऑप्शन बताए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हर पर्सन की कस्टमाइज अप्रोच होनी चाहिए। आप किसी भी मेंटल, आपसे अगर ये मैनेज नहीं हो रहा तो इसमें इसको कोई स्टिग्माटाइज ना प्लीज करें। आप किसी भी अच्छे से काउंसलर से अच्छा, अपॉइंटमेंट लोगों के अंदर ये हाँ। बड़ा है ना कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पे ये ना वो धब्बा लग जाए कि अच्छा जी ये तो बंदा पागल हो गया, इसके साथ तो ये ज़हनी मसला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनसे अब बाहर निकल के आपको अपना ख्याल अगर रखना है, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आप ये चीज़ें फील कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर बर वक्त डॉक्टर से रिजू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आप में कोई टैलेंट है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज हाजिर है जी, वहाँ पर आप हमें मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप में कोई टैलेंट है, आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि शहर की वो तमाम चीज़ें कवर करें जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आप लोगों के साथ है, हमारी ज़िंदगियों के साथ है। सो उसका फ़ायदा आपको घर बैठ के हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।